अगर मुझे दुनिया के सारे धर्मों को मिला के एक धर्म बनाने का मौका मिल जाए कभी, तो मैं जैन धर्म की एक चीज जरूर उसमें शामिल करूंगा, और वो है उसका क्षमावाणी पर्व। और वो इसलिए करूंगा कि बात आज की नहीं है, बात किसी भी दौर की है, आज की ज्यादा है। हम सब इतने व्यस्त हैं कि हम जिनसे जुड़े हैं, जो नजदीकी लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकलता है कि उनको बुरा लग जाता है। यह भी हो सकता है कि हमारी नीयत एकदम ठीक रही हो, हमने सोच समझ के ना ही बोला हो, पर किसी खास कॉन्टेक्स्ट में किसी खास व्यक्ति ने मेरी किस बात को किस रूप में लिया, ये तो मुझे नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपनी ओर से कुछ गलत नहीं किया, पर सामने वाला मुझसे नाराज है, मुंह फुला के बैठा है, मुझे पता भी नहीं है। पता हो तो मैं उससे माफी मांग भी लूं, मुझे पता ही नहीं है। वो कहेगा भी नहीं, उसका भी गुरूर है, सम्मान है, आत्मसम्मान है, कैसे कहे, कैसे खुद याद दिलाए कि तुमने एक बार ऐसा कह दिया था तो मैं नाराज हूं। तो जब मैंने सुना कि मेरे बहुत सारे दोस्त जैन परिवारों से आते हैं, उनमें से एक ने 8-10 साल पहले जब मुझे पहली बार व्हाट्सएप पे भेजा मिच्छामी दुक्कड़म, तो मुझे लगा पता नहीं क्या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, क्या लिखा है। और उसके आगे लिखा उसने कि यदि पिछले 1 साल में मुझसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मुझे लगा क्या हो गया इसको, सब तो ठीक ही था। तो क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने कहा जाओ माफ किया। कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या मामला क्या है, तब उसने बताया। मैंने जैन फिलॉसफी पढ़ी हुई थी, पर ये संयोग से फिलॉसफी के हिस्से में नहीं था, पाठ्यक्रम में, किताबों में नहीं था। तो जब मैंने सुना कि साल में एक ऐसा दिन है जब आपको बिना किसी वजह के माफी मांग लेनी है, कि शायद कोई गलती हुई हो, नहीं भी हुई तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि गलती हुई होगी, और मुझे माफ कर दो भाई। मुझे लगा कि किसी समाज के रिश्तों को इंटैक्ट रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, ये कितना सुंदर त्योहार है। उस चीज की माफी जो शायद मुझे याद भी नहीं। और अगर सब लोग इतने विनम्र हो जाएं, इतने हम्बल हो जाएं, तो झगड़ा किस बात का है फिर। और अगर यही स्थिति सारे धर्मों में हो जाए, सारे देशों में हो जाए, तो फिर क्यों झगड़ा है। अगर एक बार पाकिस्तान हमसे मिच्छामी दुक्कड़म कह दे तो दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी। फिर मैंने सोचा मिच्छामी दुक्कड़म कहाँ से आया, तो मैं भाषा भी मेरा विषय रहता, तो मैं समझ गया कि प्राकृत और पाली वाला मामला होगा। जब रिसर्च की तो पता लगा प्राकृत का है। तो संस्कृत के एक शब्द या वाक्यांश से यह बना मिथ्या में दुष्कृतम। मिथ्या का मतलब दर्शन में अलग अलग होता है। शंकराचार्य ने मिथ्या को अलग सेंस में लिया, जैन दर्शन अलग सेंस में लेता है। यहाँ मिथ्या का मतलब है नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, जो निरर्थक हो जाए, बीज रहित हो जाए। तो मिथ्या में दुष्कृतम, जो दुष्कृतम, दुष्कार्य, गलती मुझसे हो गई है, वो मिथ्या हो जाए, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ। और वही प्राकृत में आते आते मिच्छामी दुक्कड़म हुआ। तो आज जो मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने जूते पहन के पहला मंत्र सुन लिया, तो उसके लिए मैं आप सबसे मिच्छामी दुक्कड़म कह देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा बोलने के लिए कुख्यात भी हूँ, तो आप मुझे संकेत कर दीजिएगा जब आपको लगे कि काफ़ी हो गया, तो मैं वहीं पर अपनी बात रोक दूंगा। तो विषय की जब बात हुई तो मयूर जी ने 2-3 सुझाव दिए। तो ये बोले कि हम सब की आजकल एक बड़ी दुविधा पेरेंटिंग को लेके है, अपने बच्चों को कैसे संभालें। जब मुझसे कोई कहता ना कि पेरेंटिंग की दुविधा है, बच्चों को कैसे संभालें, मुझे बच्चे भी दिमाग में आते हैं कि पेरेंट्स को कैसे संभालें ये। और मैं जनरली बच्चों के साथ खड़ा होता हूँ इस मामले में, पेरेंट्स के साथ में कम खड़ा होता हूँ। और मुझे सच में लगता है कि ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पेरेंट्स को है, न कि बच्चों को है। और अभी कोटा में जितनी दुर्घटनाएं हुई, तो वहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं राजस्थान सरकार के, जो कोटा में डीएम भी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं चाहता हूँ कि आप भी इस प्रक्रिया में हमारी हेल्प करें बच्चों के लिए। मैंने कहा अब जिस दिन कहेंगे मैं आ जाऊँगा, जो कहेंगे मैं कर दूँगा, आप बताइए क्या करना है। बोले कोटा में बहुत सारे बच्चे हैं, हम चाह रहे हैं कि उनसे आप बात करें। मैंने कहा एकदम आ जाऊँगा, लेकिन अगर आप मेरी सलाह माने
तो उनके पेरेंट्स से बात करवाइए, क्योंकि ये दिक्कत बच्चों की नहीं है, ये दिक्कत पेरेंट्स की है। तो उसके बाद से वो प्रोग्राम बन नहीं पाया, क्योंकि पेरेंट्स को बुलाना भी आसान काम नहीं है। बच्चों को तो घेर घार के आप बिठा सकते हैं, पेरेंट्स को आप कैसे बुलाएं। लेकिन फिर पेरेंट्स की बात होते होते बात हुई कि थोड़ा सा बिजनेस एथिक्स से बात करेंगे, थोड़ा सा सुयश जी की विशेष इच्छा थी कि एम्पैथी पर बात करें, जो आजकल समाज में कम हो रही है। तो अंत में ये हुआ कि सर आप बस आ जाइए, इन्हीं सबका मिला जुला के हलवा बना दीजिएगा, और बेसिकली हम आपको सुनना चाह रहे हैं, और कोई ख़ास टॉपिक से मतलब है नहीं, बस आप आ जाइए और कुछ कुछ बातें अच्छी अच्छी कर लीजिए, बस इतना ही पर्पज़ है। तो फिर मैं उसी इरादे से आया हूँ। तो मैं शुरुआत पेरेंटिंग से कुछ बातों से करूँगा, उसी में एम्पैथी का जिक्र भी कर लेंगे। थोड़ा सा मौका मिला तो मयूर जी का फेवरेट विषय बिजनेस एथिक्स है, मौका मिलेगा तो उसको भी बीच में डिस्कस कर लेंगे। मैं क्योंकि अध्यापक हूँ और बच्चों से बात ज़्यादा करता हूँ, अक्सर मैं जब क्लास लेता हूँ तो बच्चों की संख्या अच्छी खासी होती है, और ये बहुत चुनौती होती है कि उनको 3 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बिठा के रखना। हमारी क्लासेस में बच्चों को एक छूट है कि वो जब चाहे उठ के जा सकते हैं। मेरी क्लास में विशेष रूप से और भी छूट है, वो सो भी सकते हैं क्लास में, मैं उनको कभी नहीं रोकता हूँ। इतना ही कहता हूँ कि नींद आए तो कोने वाली कुर्सी पर चले जाए, ताकि दीवार पे सिर लगे तो ज़्यादा चोट ना आए, ऐसे सिर पे झटका आ सकता है। वो मेरी क्लास में खा भी सकते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ कि मेरी क्लास में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, खाने का मन करे खाते रहो, नींद आए सो जाओ, उठने का मन करे उठ के चले जाओ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी क्लास में उठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो ये मेरा फेलियर है, आपका नहीं है कि मैं आपको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो इसी बहाने मुझे फीडबैक भी मिलता रहता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग अपना हरकतें करते रहिए और मैं अपना काम करता रहूँगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उन बच्चों को बहुत शुष्क तरीके से ना बताया जाए, थोड़ा रोचक तरीके से बात की जाए। रोचक तरीके से बात करने का एक ही तरीका है कि आप उन्हें कहानियों के माध्यम से बताएं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताएं, एनेक्डोट्स इनको हम कहते हैं, घटनाओं के माध्यम से बताएं। और जैसे ही हम घटनाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं अपने आसपास की, तो हमें किसी चीज़ का महत्व और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आते हैं। मैं जहाँ से ये बात करना शुरू करना चाहता हूँ वो ये है कि पेरेंटिंग के नज़रिए से हमारा समय दुनिया के इतिहास से सबसे मुश्किल समय है। पेरेंटिंग हमेशा मुश्किल रही है। मेरी राय में इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम माँ होना है, बाकी सारे काम आसान हैं। माँ बन के अपने बच्चे को पालना इतना मुश्किल काम है। मतलब बाप लोग जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी बात है, वो भी छोटी बात तो नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है एक छोटे बच्चे के साथ 24 घंटे गुजारना, बिना क्रोधित हुए गुजारना, उसकी हर तरह की जिद, हर तरह की छटपटाहट, बेचैनी को झेलते हुए गुजारना, अपने जो करियर हो सकता था उसको दांव पे लगा के उसकी ज़िंदगी को संवारना। एक छोटा बच्चा एक स्टार्टअप जैसा होता है, क्योंकि जैन समुदाय है इसलिए मैं ऐसी भाषा ज़्यादा बोल रहा हूँ। एक स्टार्टअप जैसा है, आप उस पर 15, 17, 18 साल इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी पूंजी खर्च करेंगे, समय खर्च करेंगे, तो जाके उसकी वैल्यूएशन बनती है। और नहीं तो जैसे स्टार्टअप फेल होते हैं, 1000 में से एक आधी पास होता है, बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते हैं। तो ये परवरिश की दुनिया में भी होता ही है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूले, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दे। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्णा।